एप्लीकेशंस ऑफ बोर्स मॉडल। ठीक है, जो अजम्पशन दिए थे उसके बेसिस पे बोर्स ने क्या किया कि कुछ चीजें कैलकुलेट करने की कोशिश करी। ठीक है, जैसे कि हमें पता है कि एटम में कभी भी एक सेंटर में यहाँ पे न्यूक्लियस होता है, राइट, और उसके अगल बगल में ऐसे ऑर्बिट्स आपको दिखेंगे। ठीक है, तो ये ऑर्बिट जो होगा, जैसे ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ठीक है, फर्स्ट एनर्जी लेवल है, तो उसको हम बोलेंगे एन इज इक्वल टू 1, बराबर। तो इसका जो डिस्टेंस होगा न्यूक्लियस से वो कितना होगा, या फिर सेकंड ऑर्बिट है उसका डिस्टेंस न्यूक्लियस से कितना होगा, जिसको हम बोलेंगे रेडियस। रेडियस फ्रॉम न्यूक्लियस, रेडियस ऑफ ऑर्बिट फ्रॉम द न्यूक्लियस, वो जो है वो कैलकुलेट करने का। और साथ साथ में ये जो हर एक ऑर्बिट है, ये हमने लास्ट क्लास में देखा था कि जैसे जैसे हम ऊपर चले जाते हैं, मतलब ऑर्बिट बढ़ते जाता है ऐसे, वैसे उसकी एनर्जी भी बढ़ती है। तो ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसकी एनर्जी कैलकुलेट करना, ऑर्बिट का रेडियस कैलकुलेट करना, साथ साथ में जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट में घूमेगा उसकी वेलोसिटी कैलकुलेट करने के फॉर्मूले जो है वो बोर ने बताए, राइट। वो फॉर्मूले हमें याद रखना है और उसके बेसिस पे जो कैलकुलेशंस है वो हमें करने हैं, अलग अलग टाइप्स के। ठीक, ऑलराइट। सबसे पहले बोर ने रेडियस जो है अलग अलग शेल का, अलग अलग ऑर्बिट्स का, वो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसके लिए फॉर्मूला दिया। ठीक, तो फर्स्ट हेडिंग डालेंगे यहाँ पे, रेडियस ऑफ ऑर्बिट्स, जिसको हम बोलते हैं शेल्स। शेल का या फिर ऑर्बिट का क्या करना है, हमें रेडियस कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला बस याद रखिए, ठीक है। रेडियस ऑफ ऑर्बिट आर, ठीक है। अब ये रेडियस ऑर्बिट कोई भी हो सकता है, ऑर्बिट या फिर शेल जो है वो कोई भी हो सकता है, एन इज इक्वल टू 1 से लेके इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? सो मैं यहाँ पे आर एन लिख रहा हूँ, एन रिप्रेजेंट क्या, 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। समझ में आ रहा है? ठीक है, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऐसे मैं लिख रहा हूँ इसको, दैट इज इक्वल टू n स्क्वायर अप इंटू h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर m k इंटू z e टू द पावर 2, e टू द पावर 2, वेयर e इज हमारे पास क्या है, चार्ज है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर का। और ये z है, z इज हमें पता है एटॉमिक नंबर होता है, कि आपको मैंने कांस्टेंट बताया था लास्ट टाइम, उसकी वैल्यू भी बताई थी। ठीक है, m मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, n मतलब क्वांटम नंबर, क्वांटम नंबर मतलब n की वैल्यू, कौन सा शेल का हम निकाल रहे हैं वो, यहाँ पे जो n होगा वही यहाँ पे n होगा, h मतलब आपका प्लैंक्स कांस्टेंट है, और पाई की वैल्यू सबको पता ही है। ठीक है, फॉर्मूला जस्ट इसको आप रिमेंबर करेंगे, यू विल रिमेंबर दिस फॉर्मूला, जस्ट मगअप। एक्चुअल में इसका हमें लेना देना नहीं होगा, क्योंकि इस फॉर्मूले से हम कैलकुलेट करने नहीं वाले। ठीक है, हम इसको सिंप्लीफाई करके जो फॉर्मूला आएगा उसको यूज करेंगे। समझ में आ रहा है? जैसे कि h की वैल्यू रख दे हम प्लैंक्स कांस्टेंट की, k की कांस्टेंट की वैल्यू रख दे, राइट। अच्छा, और ये बोर एटॉमिक मॉडल जो है वो है किसके लिए बताओ? हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। तो z जो होगा या तो 1 होगा, या फिर उस टाइप के जो एटम होंगे उस हिसाब से वो वेरी होगा। k की वैल्यू फिक्स है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स है, पाई की वैल्यू फिक्स है, h की वैल्यू फिक्स है। ये सारी वैल्यू अगर आप डाल दोगे यहाँ पे, तो उससे क्या होगा, उससे हमें डायरेक्टली सिर्फ कैलकुलेट क्या लेना पड़ेगा, ये n और यहाँ पे z, यही वेरी होंगे, है ना। एटम के हिसाब से n वेरी, एटम के हिसाब से z वेरी होगा, और n वेरी होगा अकॉर्डिंग टू द शेल, किस शेल का हमें निकालना है उसके हिसाब से। तो सभी इस वैल्यू को पुटअप करेंगे, दैट इज बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, बाय पुटिंग द वैल्यूज ऑफ, इन वैल्यूज को पुटअप करके, किसका किसका, h का, पाई का, m का, k का, राइट, और e का, सबका वैल्यू हम जब पुटअप करेंगे, तो पुट करने के बाद फाइनल जो फॉर्मूला आता है, दैट इज रेडियस ऑफ nth शेल और ऑर्बिट इज इक्वल टू, ये होता है 0.529 इंटू n का स्क्वायर अपॉन z, बचेगा सिर्फ, क्या बचेगा, z, right, and this radius will be in Armstrong, this radius will be in a Armstrong। Armstrong का मतलब क्या है, ये मैंने आपको बता दिया, यूनिट्स कैसे मेजर करते हैं आपने देखा होगा। एमस्ट्रॉन्ग का मतलब क्या है कि 1 एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू होता है, ये एमस्ट्रॉन्ग क्या है, लेंथ का एक्चुअली यूनिट है ना, एमस्ट्रॉन्ग। एमस्ट्रॉन्ग 1 एमस्ट्रॉन्ग इज इक्वल टू 10 टू द पावर -10 मीटर होता है।
कितना 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। नैनोमीटर का 10⁻⁹ मीटर, तो ये हमने देख चुके। तो इस फॉर्मूले को आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले का यूज करके हम कैलकुलेशंस करेंगे। दूसरी चीज, इसी फॉर्मूले को एंगस्ट्रॉम की जगह आप नैनोमीटर में भी लिख सकते हैं, है आप इसको मीटर में भी लिख सकते हैं, आप इसको सेंटीमीटर में भी लिख सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पे मान लो मैं इसको लिख रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ सेंटीमीटर, है, और साथ में मैं इसको मीटर में भी लिख देता हूँ, दोनों में यहाँ पे कन्वर्ट कर देता हूँ, सेंटीमीटर और मीटर में, ठीक है। तो अगर मैं इसको सेंटीमीटर में करूँ तो आर एन इज इक्वल टू 10⁻, ये क्या है -10 मीटर, ठीक है। मैं इसको -10 अगर लगा देता हूँ, समझ में आ रहा है कि नहीं। एमस्ट्रॉन्ग को अगर मुझे मीटर में कन्वर्ट करना है तो क्या लगाना पड़ेगा, 10⁻⁻10, तो ये आएगा 0.529 इंटू 10⁻⁻10 एन स्क्वायर अपॉन जेड, और ये आएगा किसमें, मीटर में। आंसर जो आएगा वो किसमें आएगा, मीटर में। अगर आपको सेंटीमीटर में लेना होगा तो मीटर, 1 मीटर मतलब कितना होता है 100 सेंटीमीटर, तो 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.529 इंटू 10⁻⁻8 सेंटीमीटर एन स्क्वायर अपॉन जेड, और ये आंसर आपका आएगा सेंटीमीटर में। ये आंसर आपका किसमें आएगा, सेंटीमीटर में। तो इस तरीके से हम जो है इन फॉर्मूलेस का यूज करके, डिपेंड है आपके एंगस्ट्रॉम में चाहिए, मीटर में चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए, किस तरीके से आपको रेडियस चाहिए उसके हिसाब से फॉर्मूला आप यूज करेंगे, ठीक। तो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू जो n है, n का मतलब क्या है, n का मतलब है शेल कौन सा है, 1 है, 2 है, थर्ड शेल है, कौन सा है इसमें से, 1 है, 2 है, थर्ड है, कौन सा है ना, डेट इससे आगे आप बढ़ते जाइए, कौन सा शेल है, या फिर शेल ही, या फिर एनर्जी लेवल बोलो, या ऑर्बिट बोलो, कुछ भी बोलो, अल्टरनेटिव नाम है उसके, स्टेशनरी स्टेट भी उनको बोलते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, है ना, अलग अलग नाम। जेड क्या है, तो जेड इज एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर मतलब डिपेंड है कि एटम आप कौन सा ले रहे हो, हाइड्रोजन ले रहे हो या हाइड्रोजन लाइक एटम ले रहे हो, जैसे कि हेलियम प्लस ले रहे हो, समझ में आ रहा है। तो हाइड्रोजन लिया है तो एटॉमिक नंबर 1 हो जाएगा, हेलियम लिया है तो एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो जेड की वैल्यू जो है उसके हिसाब से क्या होती है, वेरी होती रहती है, ठीक, ओके। तो ये है रेडियस का फॉर्मूला। अब इसके बेसिस पे हमें क्या करना है, रेडियस निकालनी है अलग अलग शेल्स की, अलग अलग ऑर्बिट्स की। तो आपको क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं और उसको हम टैकल कैसे करेंगे, है ना, आंसर कैसे निकालेंगे, वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक। अच्छा, अगर हमारे पास अलग अलग एटम्स है, हाइड्रोजन है या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम्स है, ठीक है ना, हाइड्रोजन है या फिर हाइड्रोजन लाइक एटम्स है, तो उस टाइम पे हमें अगर उनके रेडियस को कंपेयर करना होगा, ठीक है ना, फर्स्ट रेडियस को ही कंसिडर करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो आपके पास एक हाइड्रोजन है और दूसरा आपके पास एटम प्रेजेंट है, दैट इज हेलियम प्लस, ठीक है ना, दोनों में इलेक्ट्रॉन एक एक ही है, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम मतलब क्या होता है, हमारा बोर्स एटम होता है, ठीक। तो यहाँ पे दोनों बोर्स एटम है हमारे पास, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर कितना है, 2 है, ठीक है। तो इसका ऐसे समझो ये न्यूक्लियस है, राइट, और इसके अराउंड एक ऑर्बिट है और उस ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। सिमिलरली यहाँ पे भी न्यूक्लियस होगा, ठीक है, और इसमें भी एक ऑर्बिट है और उस ऑर्बिट में अभी एक इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहा होगा, राइट। तो इस हेलियम एटम में ये जो न्यूक्लियस से लेके इस फर्स्ट जो शेल है उसका डिस्टेंस, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन में न्यूक्लियस से लेके जो फर्स्ट शेल का जो डिस्टेंस है, मतलब रेडियस है, ये रेडियस कितना है वो हमें कैलकुलेट अगर करना है, और दोनों का रेडियस अगर देखे कंपेयर करके भाई किसका कम होगा और किसका ज्यादा होगा, राइट। सो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे z इज इक्वल टू कितना है 1, एटॉमिक नंबर 1, और यहाँ पे z इज इक्वल टू कितना है 2, दैट इज एटॉमिक नंबर कितना है 2, कंपेयर कर सकते हैं। अब रेडियस का फॉर्मूला ले लो r, ठीक है ना, r कौन सा निकालना है मुझे, यहाँ पे फर्स्ट शेल का निकाला तो r1 ले लो, यहाँ पे ऐसे समझ लो, ठीक है। और फॉर्मूला हमारा क्या है 0.529, बराबर है, क्लियर। एंगस्ट्रॉम में अगर मुझे निकालना होगा तो इनटू एन स्क्वायर अपॉन क्या करना है मुझे, जेड। अच्छा, एन स्क्वायर मतलब क्या है, फर्स्ट लेना है तो 1 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, राइट, अपॉन जेड, जेड मतलब भी क्या है 1 है, तो यहाँ पे क्या आ जाता 1, ठीक है। तो आंसर क्या आता बताओ, 0. यहाँ पे 529 आ जाता एंगस्ट्रॉम में, 0.529 एंगस्ट्रॉम। इसका निकाले, इसका भी फर्स्ट ही निकालना है 1, ठीक, ओके। तो यहाँ पे आंसर 0.529 इंटू मैं कर रहा हूँ यहाँ पे क्या, एन, एन क्या है फर्स्ट ही है, 1 ही है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा एन स्क्वायर अपॉन जेड, जेड लेकिन यहाँ पे कितना है 2 है, एटॉमिक नंबर 2, तो यहाँ पे आएगा 2,
तो ये डिवाइड अगर करोगे तो आपको खुद पता चल रहा है कि आंसर क्या आ रहा है, 0.529 डिवाइडेड बाय आ रहा है 2, और ये 0.529 कौन ज्यादा होगा, R1 ज्यादा होगा। तो हम बोलेंगे कि R1 इज ग्रेटर देन ये वाला, ठीक है, ये R1 किसका है, हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का R1 इज ग्रेटर देन हेलियम प्लस का R1। समझ में आ रहा है। सो फर्स्ट ऑर्बिट का जो रेडियस है हाइड्रोजन और हेलियम को अगर हम कंसिडर करें, सो हाइड्रोजन का एटम का जो फर्स्ट शेल का रेडियस है वो ज्यादा होगा कंपेयर टू द हेलियम, कंपेयर टू क्या हो जाएगा, हेलियम। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से आप एक दूसरे को यहाँ पे कंपेयर जो है वो कर सकते हैं, ठीक। तो इसका मतलब ये हुआ कि इससे हमें क्या पता चल रहा है कि अगर z बढ़ता है नीचे, समझ में आ रहा है कि नहीं, z बढ़ता है, जैसे ये 1 था, ये 2 था, वैसे ये अगर 3 होते गया, समझ में आ रहा है, तो और वैल्यू कम होगी, 4 होते गया तो और वैल्यू कम होगी। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एटम्स प्रेजेंट है, जैसे कि हाइड्रोजन है, हेलियम है प्लस, ठीक है ना, लिथियम है आपके पास +2, बेरिलियम है आपके पास +3, समझ में आ रहा है कि नहीं, बी, उसके बाद में बोरॉन है आपके पास +4। इस तरीके के आपके पास अगर बोर्स एटम्स है, ये सारे के सारे बोर्स एटम्स है। बोर्स एटम्स मतलब क्या, बोर्स के एटम मतलब क्या, जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ऐसे एटम या फिर एलिमेंट जिनमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन ही प्रेजेंट है, ठीक, ओके। तो यहाँ पे ये जो बोर्स एटम हमारे पास है, इनको अगर आपको कंपेयर करना है कि बोला आपको बताओ कि भाई ये जो आपके पास एटम दिए इसमें से किसका सबसे ज्यादा रेडियस होगा, फर्स्ट शेल का, रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल, रेडियस ऑफ फर्स्ट शेल किसका ज्यादा होगा, विल बी मोर, विल बी मोर फॉर, किसके लिए ज्यादा होगा, तो आपका आंसर क्या होगा, ऑब्वियसली हाइड्रोजन। आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑब्वियसली हाइड्रोजन, राइट। क्योंकि जैसे जैसे इसका एटॉमिक नंबर देखोगे तो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, और ये क्या है, 5 है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ेगा मतलब z क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। और यहाँ पे आप देखोगे तो हमने जो फॉर्मूला लिया था Rn इज इक्वल टू 0.529 बराबर है इनटू n स्क्वायर बाय क्या गया था z। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि रेडियस जो है, रेडियस ऑफ ऑर्बिट, रेडियस ऑफ ऑर्बिट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है n का स्क्वायर, राइट, लेकिन इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टू द z, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द z। इसका मतलब अगर z बढ़ता है, एटॉमिक नंबर बढ़ता है, तो हमारा रेडियस ऑफ ऑर्बिट जो है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। क्लियर है कि नहीं, राइट। तो यहाँ पे इधर देखोगे आप तो यहाँ से ऐसे 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 आगे निकल जा रहे हो, तो z बढ़ रहा है, z बढ़ेगा तो रेडियस कम होगा। तो ऑब्वियस है कि अगर मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ इस डायरेक्शन में, हाइड्रोजन से लेके बोरॉन तक, तो रेडियस यहाँ पे क्या होगा, रेडियस होगा डिक्रीज, क्योंकि z हो रहा है इंक्रीज, क्योंकि z क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो आपका ये ऑर्डर में भी पूछा जाता है कि भाई, एक तो ऐसा पूछ सकता है कि किसका सबसे ज्यादा होगा रेडियस, या फिर आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि भाई इनको असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो अकॉर्डिंग टू देयर फर्स्ट रेडियस ऑफ देयर फर्स्ट शेल, अकॉर्डिंग टू रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट या फिर फर्स्ट शेल। ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अगर आपके पास स्ट्रक्चर ऑफ एटम का शीट अवेलेबल है जो आपको क्लासेस से मिला होगा, ठीक है ना, 9 फाउंडेशन की स्टूडेंट आपको, तो उसमें अगर आप देखोगे, अगर है अवेलेबल, तो उसमें अगर आप देखोगे तो एक्सरसाइज 1 में सेक्शन सी देखो, सेक्शन सी में C1 क्वेश्चन है, C1 मैं लिखता हूँ यहाँ पे, क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज रेडियस ऑफ शेल, radius of shell for hydrogen atom, for hydrogen atom is 4.761 Armstrong, right, 4.761 Armstrong है, a to the power नॉट होता है, ठीक है, Armstrong। the value of n is, मतलब शेल की वैल्यू बता रहा है कि भाई प्रिंस जो शेल है कौन सा शेल है वो बताओ। समझ में आ रहा है कि एन मतलब शेल, ऑर्बिट, कौन सा ऑर्बिट है वो बताना है, ठीक है। अगर हम इसको सॉल्व करने लगे तो हमको क्या रेडियस दिया है, कितना दिया, इतना। सो रेडियस हमें गिवन है, रेडियस इज इक्वल टू 4.761 एमस्ट्रॉन्ग दिया हुआ है, ये हमें गिवन है, ठीक है ना। हमें निकालना क्या है, एन निकालना है। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, आर इज इक्वल टू
0.529 इंटू एन स्क्वायर अपॉन क्या होता है जेड, एन स्क्वायर अपॉन क्या होता है जेड। तो हमें निकालना क्या है, एन निकालना है, हमें निकालना क्या है एन, राइट। जेड क्या होगा, हाइड्रोजन एटम का 1 होगा, राइट। तो ये 1 होगा, आर आपको गिवन है तो देखेंगे हम यहाँ पे वैल्यू 0. ये है 4.761 एमस्ट्रॉन्ग में ही रखे, क्योंकि ये हमको एमस्ट्रॉन्ग में ही होता है फॉर्मूला, बराबर है जो हमने लिया है, ठीक। इज इक्वल टू 0.529 इंटू एन स्क्वायर जो हमें निकालना है एन, और नीचे जेड, हाइड्रोजन एटम का जेड मतलब एटॉमिक नंबर 1, राइट। तो आपको एन स्क्वायर इज इक्वल टू करना क्या है, कुछ नहीं, 4.761 डिवाइडेड बाय करना है 0.529। अब 0.529 को आप अप्रोक्सीमेटली 0.53 ले सकते हो, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि आप 529 करते बैठो, कैलकुलेशन में आप गड़बड़ करते जाओ। तो इसको अगर करोगे तो आपका आंसर आएगा 9 डिवीजन करके। सो एन स्क्वायर इज इक्वल टू होगा 9, और स्क्वायर रूट अगर लेंगे तो स्क्वायर रूट लेंगे हो जाएगा 3। तो आपका एन की वैल्यू कितना आएगा, 3 आएगा, एन की वैल्यू कितना हो जाएगा 3, करेक्ट। तो इस तरीके से हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, जहां पे आपको रेडियस गिवन है और उससे आपको शेल कौन सा है, ऑर्बिट कौन सा है, या फिर एनर्जी लेवल कौन सा है वो निकालना पड़ेगा, ठीक। ये एक क्वेश्चन हमारे पास है। उसी तरीके से क्वेश्चन दूसरा मैं ले रहा हूं, राइट। क्वेश्चन देखो क्या क्या पूछा है, द रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट फॉर हाइड्रोजन इज 0.53 एंगस्ट्रॉम। इतना ही होता है बोर्स ऑर्बिट, है ना, हाइड्रोजन एटम के लिए 0.53 एंगस्ट्रॉम, क्योंकि एन की वैल्यू 1 आएगी, राइट, और जेड की वैल्यू 1 आएगी, तो 0.53। तो याद रखिए फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट जो होता है, राइट, बोर्स ऑर्बिट मतलब हाइड्रोजन का जो फर्स्ट ऑर्बिट होता है उसको बोर्स ऑर्बिट बोलते हैं, ठीक है। और उसकी रेडियस कितनी होती है 0.53, वो फिक्स है, याद रखो इसको, ठीक। एंगस्ट्रॉम। द रेडियस ऑफ थर्ड बोर्स ऑर्बिट विल बी, the radius of third Bohr's orbit would be, थर्ड बोर्स ऑर्बिट कितना होगा, ठीक है ना। इजी क्वेश्चन है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, राइट। हाइड्रोजन एटम के लिए रेडियस निकालना है किसका, थर्ड बोर ऑर्बिट का। ऐसे लिखो, फॉर्मूला सीधा लिखना है, 0.53 ऑलरेडी दी हुआ है आपको, लिखो यहाँ पे, जैसे कि मैंने कहा, इनटू करोगे आप एन स्क्वायर अपॉन क्या लेना है जेड, वैल्यू को पुटअप करो, आपका आंसर आ जाएगा 0. कितना आएगा 53 इंटू एन, मतलब क्या पूछा है, थर्ड ऑर्बिट का पूछा है ना आपको, थर्ड। तो यहाँ पे 3 का क्या करना है आपको, स्क्वायर करना है, और नीचे जेड है, हाइड्रोजन के लिए जेड कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 9, बराबर है। तो 0.53 इंटू कर दो 9, आपका आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक। यस, ये आ जाएगा 4.7 के आसपास, करेक्ट, ये आएगा आपका 4.7 के आसपास, ठीक है। तो ये आपका रेडियस हो जाएगा, और ये रेडियस का यूनिट क्या होगा, क्योंकि ये फॉर्मूला हमने लिया किसके लिए, एमस्ट्रॉन्ग के लिए, तो ये आपका यूनिट हो जाएगा किसमें, एमस्ट्रॉन्ग में। ये किसमें आएगा आपका आंसर, एमस्ट्रॉन्ग में आएगा, ठीक है, ओके। अब यहाँ पे देखो, बहुत बार आप पॉइंट में इधर उधर चले जाते हो, 4.725 ये कुछ तो भी आगे आ रहा है, 7 आ रहा है, ऐसे। तो 7 के बाद में कोई नंबर अगर कम ज्यादा आपका होता है तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, 4.7 तक आपका करेक्ट आना चाहिए, समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ तक आए, उसके आगे थोड़ा बहुत इधर उधर हो गया चलेगा, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो जैसे बहुत सारे बच्चे बोले 4.77 है, ठीक है, क्योंकि आपको कॉम्पिटिटिव में क्या होगा, 4 ऑप्शंस ऑलरेडी आपको गिवन है, ठीक। क्वेश्चन आपको क्या है, गिवन है। अगर क्वेश्चन आपको गिवन है, हाँ वो वही है, मैं वही इसलिए बोल रहा हूँ, क्वेश्चन पुराना वाला ही क्वेश्चन का मैंने इसको ट्विस्ट करके ये क्वेश्चन पूछ लिया। वो पुराने वाले क्वेश्चन में मैंने यही क्या लिया था, रेडियस दिया था, और उससे आपको पूछा था क्या, शेल पूछा था, आंसर कितना आया था, थर्ड आया था कि नहीं, राइट। और यहाँ पे मैंने क्या किया, वही रेडियस दिया और उसके आपको ऑर्डर पूछ लिया, क्वेश्चन वही है, घुमा फिरा के, समझ में आ रहा है। सो पॉइंट पे ज्यादा आप इन्वॉल्व मत हुई, 4 ऑप्शंस आपके पास वहां पे रहेंगे। तो जैसे आपको मान लो 4.7 आपका आंसर आ गया, तो वो उधर ऐसे कभी 4 ऑप्शन नहीं होगा आपके पास कि पहला ऑप्शन दे दिया 4.76, दूसरा ऑप्शन दे दिया 4.77, ऐसे ऐसे कभी नहीं होगा।
ये अगर एक ऑप्शन अगर आपको 4.77 दे दिया तो दूसरा आपके पास आपका ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका एक्शन है, बी आपको हो सकता है कि 5 पॉइंट कुछ और दे दे, तो पूरा अलग ही होगा। इसमें वो कभी घुमाता नहीं आपको इतने छोटी छोटी चीजों में, ठीक है। तो उसके इसमें डिटेल में जाइए मत। ये क्वेश्चन हमने कर लिया, ठीक। यहाँ पे z जो है वो एटम के हिसाब से वेरी होता है, और एटम जो है आपका, वो आपको मैंने मोस्ट ऑफ द एटम बता दिए लास्ट, अगर आपको स्लाइड पता है ये, तो इसमें मैंने एटॉमिक नंबर बता दिया है। ये जो नीचे लिखा हुआ नंबर है ये z है इस पर्टिकुलर एटम का, लिथियम बेरिलियम बोरॉन का, और ये z है उसका 3 4 5, ये उसका z मतलब एटॉमिक नंबर है, उसी से आपको लेना देना होता है z। n तो आपको पूछा होगा या कैलकुलेट करने बोला होगा, समझ में आ रहा है, या फिर आपको गिवन होगा, ठीक। और तो ये एक क्वेश्चन हमने कर लिया। दूसरा एक क्वेश्चन करते हैं रेडियस से रिलेटेड। क्वेश्चन है देखो, डिफरेंस ऑफ रेडियस ऑफ थर्ड बोर्स ऑर्बिट टू second second Bose orbit in terms of R1 for hydrogen atom will be, क्वेश्चन को समझो। वो बोल रहा है कि हाइड्रोजन एटम का R1 दिया है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का रेडियस दिया है, तो वो डिफरेंस पूछ रहा है आपको थर्ड और सेकंड ऑर्बिट के रेडियस का। समझ में आ रहा है कि नहीं? सेकंड और थर्ड ऑर्बिट जो होगा बोस ऑर्बिट, मतलब बोस एटम हाइड्रोजन एटम का ही जो सेकंड और थर्ड ऑर्बिट होगा उसका जो रेडियस है उसका डिफरेंस पूछा है, और फर्स्ट ऑर्बिट जो होगा उसका रेडियस गिवन है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो डिफरेंस हमें निकालना है, हमें डिफरेंस क्या निकालना है, R3 माइनस R2 निकालना है, ये निकालना है। R1 हमें गिवन है, R1 क्या है हमें गिवन, वो R1 ही दिया है ना, उसके इसमें मत जाना, ठीक है, राइट, ओके। R1 जो गिवन है, R1 मतलब फर्स्ट ऑर्बिट बोर ऑर्बिट का कितना होता है R1, इसका वैल्यू, R1 का वैल्यू कितना होता है 0.53, फर्स्ट शेल का मैंने लिख के दिया आपको, बोला है ऊपर यहीं पे, फर्स्ट बोर ऑर्बिट का वैल्यू कितना होता है 0.53 एंगस्ट्रॉम, ये पता होना चाहिए हमें। डिफरेंस कितना आएगा, राइट, कैसे करेंगे, R3 निकाल लो, R2 निकाल लो, चलो R2 निकाल लो पहले। R2 अगर हम निकाल ले तो क्या आता है भाई, 0.53 निकालना पड़ेगा, इंटू करना पड़ेगा हमें 3 का स्क्वायर अपॉन क्या होगा 1, ये हो जाएगा। अब 0.53 का मतलब क्या होता है R1, तो मैं R2 को ऐसे लिख सकता हूँ, दैट इज R1 इंटू 9, बराबर है। R3 मुझे निकालना होगा तो मैं R1 इंटू उसको लिखूंगा क्या, सॉरी 2 है ना, ये 2 का स्क्वायर है, 4 है, सॉरी ये 2 है, सॉरी ये 2 है, R2 ले रहा ना, R3 में ये 9 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 1 हो जाएगा, और दैट इज इक्वल टू 9R1 हो जाएगा, ठीक है। ये एक्चुअली 4R1 है, तो आपके पास R3 की वैल्यू है 9R1, R2 की वैल्यू है 4R1, दोनों का डिफरेंस अगर लोगे तो 9 में से 4 चला गया, बचेगा कितना, R3 माइनस R2 इज इक्वल टू कितना होगा, 9R1 माइनस 4R1 इज इक्वल टू कितना बचेगा 5, उसका देखो, उसका अगर हमें सॉल्व करना होगा तो क्वेश्चन देखो, व्हाट इज लाइकली टू बी द ऑर्बिट नंबर फॉर अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ अ डायमीटर 20 नैनोमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम, 20 नैनोमीटर ऑफ हाइड्रोजन एटम, बराबर क्या हो जाएगा, कितना ऑर्बिट का नंबर क्या आएगा वो आपको कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला हम यहाँ पे देखो, फॉर्मूला हमारे पास निकालना क्या है, देखो वो उसने डायमीटर दिया है, डायमीटर d इज इक्वल टू, आपके पास क्वेश्चन है इसलिए मैं इसको दिखा नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है, लिख नहीं रहा हूँ। क्वेश्चन C2 आप देखेंगे, व्हाट इज लाइकली टू बी ऑर्बिट नंबर फॉर अ सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ डायमीटर 20 नैनोमीटर ऑफ अ हाइड्रोजन एटम, देखिए वहां पे तो डायमीटर दिया है 20 नैनोमीटर, सो रेडियस क्या होगा उसका, उसका आधा d/2 कितना आएगा 10 नैनोमीटर, डायमीटर का आधा क्या होता है रेडियस होता है, बराबर है। तो आपको रेडियस गिवन है ऐसा समझो आप,
रेडियस ये नैनोमीटर में, इसको मीटर में ले लो चाहे, तो कोई इशू है क्या? नहीं ना, ले सकते हम लोग। ले लोगे तो क्या हो जाएगा, ये नैनोमीटर को 10 इंटू 10 कितना हो जाएगा, -10 मीटर ले लिया हमने। सॉरी -9 ना, नैनोमीटर है, एंगस्ट्रॉम हुआ तो 10 लेते, -9 है, -9, 10 नहीं, ठीक, मीटर में ले लिया हमने। फॉर्मूला हमारा वही है, रेडियस इज इक्वल टू क्या होता है 0.53, ठीक है, एन हमें निकालना है n² अपॉन जेड, ठीक है, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड जो है वो कितना है 1 है, ठीक है, जेड में पहले लिख लेता हूँ। आपको निकालना n है तो n² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर की वैल्यू कितना है हमारे पास 10 इंटू 10⁻⁹ बराबर है। अच्छा, यहाँ पे जो मैं आर का फॉर्मूला लिया हूँ वो एमस्ट्रॉन्ग में है, अगर मुझे यहाँ पे मैं मीटर ले रहा हूँ तो इसको भी मीटर में लेना, मीटर में लेना है तो 0.53 इंटू आपको करना पड़ेगा यहाँ पे 10 कितना -10, बराबर है, ठीक। तो ये आ गया आपके पास आर की वैल्यू, ठीक है। उसके बाद में डिवीजन में यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.53 इंटू 10 कितना आएगा -10, क्योंकि z की वैल्यू 1 है। इसको सॉल्व करोगे तो आपका आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा, आपको आपका आंसर जो है वो मिल जाएगा। C2 का है, ठीक है, C2 का, C2 आपके सेक्शन सी में बोर्स मॉडल में C2 देखिए, ये 10⁻⁻10 ऊपर चला जाएगा, 10⁻⁻10 अगर ऊपर चला जाता है, बराबर है, तो ये +10 हो जाएगा, -10 -9 में से +10 चला गया, आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 10⁻1, राइट, मतलब 100 डिवाइडेड बाय 0.53 आएगा। हंड्रेड डिवाइडेड बाय 0.53 आएगा। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, पहले मैं बोर्स मॉडल को फिर से एक बार थोड़ा देख लूं, बता दूं आपको कि ये हमारा सेंटर में न्यूक्लियस, ठीक है, इसके अराउंड में ये ऑर्बिट है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये फोर्थ, फिफ्थ भी ले रहा हूं, चलो ऐसे 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 ये ऑर्बिट्स होंगे, ठीक है, आना। तो इसको आप देखोगे तो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है। अब ये 1 2 3 4 है क्या, एन की वैल्यू है ना, एन की वैल्यू, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू क्या 5। n को हम ऑर्बिट बोलते हैं, n को हम शेल बोलते हैं, n को हम एनर्जी लेवल बोलते हैं, n को हम स्टेशनरी स्टेट बोलते हैं साइमल्टेनियसली। n को हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर भी बोलते हैं, बस ये बताने के लिए मैं बता रहा हूँ, कोई पूछेगा नहीं मुझे अभी क्या है सर ये, ठीक है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैं आगे बताऊंगा इसको क्वांटम नंबर्स में, ठीक है, अल्टरनेटिव नाम बता रहा हूं मैं। अच्छा, तो यहाँ पे एक एक चीज आपको पता है क्या क्या इसमें होता है, और वही मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ कैलकुलेशन करने से पहले क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अगर n की वैल्यू बढ़ती है, वैल्यू इंक्रीजेस, n इंक्रीज हो जाता है, राइट, मतलब 1 से 2, ठीक है ना, 1 2 3 ऐसे बढ़ते जा रहा है 4, तो n की वैल्यू अगर बढ़ेगी तो एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ती है, एनर्जी की वैल्यू भी बढ़ती है, समझ में आ रहा है। इफ वैल्यू ऑफ n इंक्रीजेस, एन ई वैल्यू ऑल्सो इंक्रीजेस। ई क्या है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ हो सकता था, यहाँ हो सकता था, यहाँ हो सकता था, यहाँ हो सकता था, यहाँ हो सकता था। तो इलेक्ट्रॉन अगर अलग अलग ऑर्बिट में प्रेजेंट है, तो अगर फर्स्ट में प्रेजेंट है तो उसकी एनर्जी कम होगी, सेकंड में तो उससे ज्यादा होगी, थर्ड में तो उससे ज्यादा, फोर्थ में तो उससे ज्यादा, फिफ्थ में तो उससे भी ज्यादा, क्योंकि एन बढ़ रहा है, एन बढ़ रहा है तो एनर्जी भी बढ़ेगी, ठीक, ऊपर जाते हैं तो एनर्जी बढ़ती है, ये हमें पता है, ठीक है। दूसरी चीज कैलकुलेट में करके दिखाऊंगा आपको ये, दूसरी चीज यहाँ पे रेडियस का हमने देखा, ऊपर जाते हैं तो रेडियस क्या होता है, बढ़ता है, रेडियस बढ़ता है, इसका मतलब एनर्जी भी साइमल्टेनियसली अपनी बढ़ रही है, किसके साथ में, एन के साथ में। अच्छा, मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट में प्रेजेंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन,
तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है और घूम रहा है, इस इलेक्ट्रॉन की घूम रहा है करके काइनेटिक एनर्जी होगी, साथ में इसके कुछ पोटेंशियल एनर्जी खुद की होगी। तो ये इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगी, राइट, इज इक्वल टू होगी उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी है प्लस पोटेंशियल एनर्जी कितनी है। उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का क्या होगा, टोटल होगा, राइट। अब उसकी काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए फॉर्मूला, उसके पोटेंशियल एनर्जी के निकालने के लिए फॉर्मूला हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन वो डेरिवेशन करना पड़ेगा हमें, ठीक है। वो अभी हम नहीं करेंगे, जैसे कि मैंने बताया। अब आपको ये वैल्यूज को पुटअप करने के बाद में डायरेक्ट जो एनर्जी का फॉर्मूला आता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ है तो उसकी एनर्जी कम होगी, यहाँ है तो ज्यादा, यहाँ है तो उससे भी ज्यादा, यहाँ है तो उससे भी ज्यादा, यहाँ है तो उससे भी ज्यादा होगी। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि nth शेल में अगर है, nth शेल कोई भी हो सकता है इसमें से, है ना, nth शेल में, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी। सो अगर एनर्जी ऑफ nth शेल, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल इज इक्वल टू, फॉर्मूला आपको याद रखना है जैसे कि रेडियस में हमने किया था, ये होता है माइनस 2 पाई स्क्वायर, 2 पाई स्क्वायर m इंटू k स्क्वायर z स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन n स्क्वायर इंटू h स्क्वायर, n स्क्वायर इंटू h स्क्वायर। ये आपको रिमेंबर करना है। कभी कभी डायरेक्टली आपको चार ऑप्शंस में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, चार ऑप्शन देके आपको ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, ठीक है ना। तो आपको ये आंसर आना चाहिए, जरूरी है, ठीक है। याद करना पड़ेगा फॉर्मूला, आपको याद करेंगे हो जाएगा, कोई इशू नहीं है ना। 2 पाई स्क्वायर m के स्क्वायर z स्क्वायर e टू द पावर 4 अपॉन n स्क्वायर इंटू h स्क्वायर, n स्क्वायर इंटू क्या है, h स्क्वायर, ठीक। ऑलराइट, अब आगे बढ़े। ये जो एनर्जी हमने कैलकुलेट करी है, इस फॉर्मूले का हम लोग यूज नहीं करने वाले। हम लोग जो यूज करेंगे फॉर्मूला, वो ये फॉर्मूला नहीं होगा, हम दूसरा फॉर्मूला यूज करेंगे जिससे हम कैलकुलेशन, हमारी कैलकुलेशन क्या हो, आसान हो, ठीक, ओके। तो इसका सिंप्लीफाई करके अगर आपको एनर्जी ऑफ nth शेल इलेक्ट्रॉन की निकालनी होगी तो आप फॉर्मूला यूज करोगे, दैट इज 2.18 माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर, जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर। अच्छा, अब आप बहुत सारे क्वेश्चन डाउट पूछेंगे, सर ये वैल्यू कैसे है। जैसे मैंने बताया, ये वैल्यूज को पुटअप करने के बाद आता है। m की वैल्यू पुटअप करो, e की करो, k की करो, पाई की करो, समझ में आ रहा है, h की करो, बचेगा क्या, सिर्फ z और n। वो वेरी करेगा, डिपेंड है वो शेल कौन सा है और एटम कौन सा है, समझ में आ रहा है। एटॉमिक नंबर वेरी करेगा और n वेरी करेगा, बाकी सारे वैल्यू तो कांस्टेंट है। उन वैल्यू को पुटअप करके ये वैल्यू आती है माइनस 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, राइट। और ये वैल्यू जो आएगी, ये आएगी जूल्स में, किसमें आएगी, जूल्स। एनर्जी को हम जूल्स में मेजर करते हैं, या फिर ऐसी एनर्जी को, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट जो है उसको हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट में भी मेजर करते हैं, ठीक है, यूनिट है एनर्जी का। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर मेजर करना है तो फॉर्मूला चेंज हो जाएगा, और दैट विल बी माइनस 13.6 जेड स्क्वेयर अपॉन एन स्क्वेयर। और ये आएगा आंसर आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, राइट। याद रखिए ये आंसर किसमें है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब यहाँ पे अगर आपको जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना हो या इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट करना हो तो आप कैसे करेंगे, तो समझ रखिए। तो याद रखिए 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू होता है 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल्स। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, ये इंपॉर्टेंट है, 1.602 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। अब आप यहाँ पे जब आप कैलकुलेशन में इसको रखेंगे तो 1.6 ही रखिए, 02 का हमें इतना फर्क पड़ने वाला नहीं है, बहुत कम फर्क पड़ेगा इससे। 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 ही लेंगे, ठीक है। तो मैं अगर गलती से क्वेश्चन में ले लूं 1.6 तो वहां पे मुझे पूछना मत कि सर 02 रह गया, है ना, छोड़ देना उसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे, ठीक। अच्छा,
तो याद रखिए, जब भी आपको जूल्स को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना होगा, तो उस टाइम पे जो जूल्स है उसको आप डिवाइड करेंगे, उसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19 से। अगर आपको इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल्स में कन्वर्ट करना होगा तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉन वोल्ट को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ये कैलकुलेशन आएगा तो वहां पे मैं बताऊंगा आपको कहाँ पे कैसे यूज करना है। समझ में आ रहा है? ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है। ठीक, अच्छा, तो ये हमारे पास एक आ गया जूल्स में। ये जूल्स पर एटम है। एक एटम के लिए, किसके लिए, एक एटम का अगर हम कंसिडर करेंगे, एक हाइड्रोजन एटम, एक हीलियम एटम को कंसिडर करेंगे, तो उसमें जो nth शेल होगा उसकी एनर्जी इस फॉर्मूले से मिलेगी, इतने जूल्स। ये भी पर एटम है, एक एटम के लिए। अगर आपको पूछ ले कि ऐसे आपके पास 1 मोल ऑफ एटम है, समझ में आ रहा है, तो उसकी एनर्जी कैलकुलेट करके बताओ, 1 मोल ऑफ एटम में टोटल एनर्जी जितनी भी, तो उस टाइम पे आपका फॉर्मूला हो जाएगा चेंज। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं उसको, ठीक, फॉर 1 मोल ऑफ एटम्स, राइट, एनर्जी ऑफ nth शेल इज इक्वल टू, राइट। अब ये आंसर जो आएगा वो आपको पूछा जाएगा किलो जूल पर मोल में, किसमें, किलो जूल पर मोल। तो किलो जूल पर मोल मतलब एक मोल के लिए कितना किलो जूल एनर्जी है, उसको जूल्स में आप कन्वर्ट कर सकते हो 3 से मल्टीप्लाई करके, 10⁻³ से, ठीक है। तो यह जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी -13, ये वैल्यू याद रखना है आपको, -13, ठीक है, 0.3 भी होता है, लेकिन 13 करके लिया तो भी चलेगा, है ना, 0.3 को छोड़ दिया तो भी। तो 1313 राइट, किलो जूल पर मोल में आंसर आएगा। लेकिन उसके पहले हमें z और n की वैल्यू यहाँ पे पुट अप करनी पड़ेगी, तो मैं उसको रख देता हूँ यहाँ पे, z² अपॉन n², और ये आपका आंसर आएगा किसमें, किलो जूल पर मोल में, किसमें, किलो जूल पर मोल। तो देखिए, अगर आपको जूल्स में आंसर पूछा तो ये फॉर्मूला यूज करो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूछा तो ये फॉर्मूला यूज करो, और किलो जूल पर मोल में यूज किया पूछा तो ये फॉर्मूला यूज करो। समझ में आ रहा है? क्लियर? यस, ठीक। तो ये वैल्यू आप रखो, माइनस वैल्यू को याद रखना है आपको, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, यहाँ पे कोई एक्सेप्शन नहीं, कोई एक्सक्यूज नहीं, फॉर्मूला याद रखना है, ठीक। -13, 1313.13 z² अपॉन n², ठीक है, z इज एटॉमिक नंबर, n इज शेल का नंबर, ठीक है, या फिर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमारा ये जो यहाँ पे होगा, किस शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए ये क्या है, फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है। अच्छा, एक बात देखो यहाँ पे कि ये जो हम एनर्जी कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना, वो किसके लिए है, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, समझ में रहा, किसी भी एटम के लिए नहीं, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम्स के लिए हम ये कैलकुलेट करते हैं, ठीक। एन की वैल्यू जो यहाँ पे होगी वो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं होगी, ये हमेशा होल इंटीजर होगा, 1 2 3 4 5 6, इंफिनिटी भी हो सकता है वहां तक, ठीक है, चलेगा, लेकिन वो फ्रैक्शन में कभी भी नहीं होगा। और यहाँ पे जो निगेटिव साइन आपको दिख रहा है, समझ में आ रहा है कि यहाँ पे जो निगेटिव साइन आपको दिख रहा है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, दिस इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रॉन जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस, ये इंडिकेट करता है क्या, निगेटिव साइन, ठीक है। सो नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रॉन इज अंडर अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस, लिख लो, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट, ये जो नेगेटिव साइन है, दिस नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रॉन इज अंडर अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इज अंडर अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस, क्योंकि एनर्जी कभी भी माइनस नहीं होती, एनर्जी हमेशा प्लस ही होती है। वो जो साइन है वहां पे, ठीक है, वो साइन किसके लिए दिया है, इंडिकेट करने के लिए, भाई इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन इसके इन्फ्लुएंस में है, ठीक। और भी आगे भी ये साइन थोड़ा बहुत चेंज होगा, वहां पे मैं बताऊंगा कि इसका मतलब क्या आएगा। ये समझ में आया यहाँ तक? ठीक, ओके।
स्टेटमेंट रिपीट कर रहा हूं, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट इलेक्ट्रॉन इज अंडर अट्रैक्शन टुवर्ड्स न्यूक्लियस टुवर्ड्स क्या है, न्यूक्लियस। ठीक, अच्छा फिर से इसको मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं। इलेक्ट्रॉन अगर नीचे यहां पे प्रेजेंट है, यहां है ना, मैं इसको थोड़ा चेंज कर रहा हूं। अच्छा, इलेक्ट्रॉन यहां प्रेजेंट है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन यहां से जंप किया हायर एनर्जी लेवल में। तो जब इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो उस टाइम पे उसको जाने के लिए एनर्जी लगती है, उसको चाहिए, हायर में जा रहा है ना तो उसको एनर्जी चाहिए बाहर से, बराबर है कि नहीं। सो ये इसको एनर्जी लगेगी, और उसको एनर्जी कहां से मिलेगी, ये बाहर से मिलेगी, कहां से, लाइट से। कहां से मिलेगी, लाइट, ये हमने लास्ट टाइम कवर कर लिया था। और लाइट मतलब कहां से मिलेगी, फोटोन से। लाइट में क्या होते हैं, फोटॉन्स, ठीक है। तो फोटोन एब्जॉर्ब करेगा, फोटोन ले लेगा, गेन कर लेगा इलेक्ट्रॉन और हायर एनर्जी में चला जाएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी से लोअर एनर्जी लेवल में जाता है, ठीक है, तो ऑब्वियस है कि उसको पहले हायर एनर्जी था, अब कम एनर्जी होने वाली है, तो उसको एनर्जी फेंकनी पड़ेगी बाहर। तो एनर्जी जब वो फेंकेगा, लास्ट टाइम हमने देख चुके हैं, ठीक है, तो किस फॉर्म में फेंकेगा, फोटोन के फॉर्म में ही फेंकेगा, मतलब लाइट के फॉर्म में, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन फोटोन, उसके फॉर्म में ही ये फेंकेगा, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये जो इलेक्ट्रॉन पहले नीचे वाले लेवल में होता है, तो नीचे वाले लेवल, नॉर्मल लेवल में जो होता है उसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा है। और जब वो हायर एनर्जी लेवल में जाता है तो उसको बोलते हैं एक्साइटेड स्टेट। किसमें बोलते हैं, एक्साइटेड स्टेट, ये बता चुका हूँ लास्ट स्टेट, ये ग्राउंड स्टेट, ये उसका एक्साइटेड है। तो इलेक्ट्रॉन जब ग्राउंड स्टेट से जीएस से ईएस में जाता है, राइट, सो एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, और जब ईएस से जीएस में जाता है तो एनर्जी क्या करता है, यहाँ पे रिलीज करता है। क्या करता है, रिलीज। ठीक है, यहां तक समझ में आया होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। अच्छा, तो इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट शेल में, सेकंड शेल में, थर्ड शेल में, या फोर्थ या फिफ्थ में, जिसमें भी है, तो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कितनी होगी एक पर्टिकुलर शेल में, वो अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो मैं कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकता हूँ। ठीक है, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, मैं फिर से बता रहा हूँ, हाइड्रोजन या हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए, तो मैं स्पेसिफिकली अभी हाइड्रोजन एटम की बात करूंगा, ठीक है। सो हाइड्रोजन एटम के लिए अगर इलेक्ट्रॉन पहले शेल में प्रेजेंट है, दूसरे, तीसरे, चौथे में प्रेजेंट है, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी, यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, यही फॉर्मूला यूज करेंगे, तो हमें आने वाला आंसर मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1, क्योंकि हाइड्रोजन एटम का एटॉमिक नंबर 1। तो फॉर्मूला क्या होगा, En इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10⁻18, बराबर है, जेड मतलब 1 हो जाएगा और नीचे n स्क्वायर, तो क्या होगा, 1/n स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth शेल ऑफ हाइड्रोजन एटम, दैट इज En इज इक्वल टू, ये देखिए, ये है -RH इंटू 1/n स्क्वायर। 1 क्यों लिया, यहाँ पे जेड स्क्वायर आना चाहिए था, लेकिन जेड का मतलब क्या है, एटॉमिक नंबर हाइड्रोजन के लिए 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाता, 1 ही होता, इसलिए मैंने लिया, ठीक है, ओके। आर एच जो है यहाँ पे, ये जो आर एच है, दिस आर एच इज कॉल्ड एज रिडबर्ग्स कांस्टेंट, रिडबर्ग नाम के साइंटिस्ट ने इसको दिया है, एंड दिस रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू कितनी है, अभी हमने देखा है, कितना है, 2.18 इंटू 10⁻18, 2.18 इंटू 10⁻18, क्लियर, किसमें, जूल्स में, किसमें, जूल्स में, समझ में आ रहा है। तो वैल्यू जो हमने पहले लिखी है 2.18, ये वाली वैल्यू, ये वैल्यू एक्चुअली क्या है, आर एच ही है, रिडबर्ग्स कांस्टेंट, क्या है, आर एच है, रिडबर्ग्स कांस्टेंट, समझ में आ रहा है, राइट। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले हम हर एक शेल का एनर्जी देखते हैं, और हर एक एटम में, हाइड्रोजन एटम में हर एक शेल का एनर्जी देखेंगे, समझ में आ रहा है, और उसको कंपेयर करेंगे अभी, ठीक। तो इसको समझिए, मैं ऐसे कर रहा हूं इसको, मान लो ये मेरे पास
ये न्यूक्लियस है, पॉजिटिव चार्ज, इसमें प्रोटॉन है करके, ये उसका पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये उसका तीसरा शेल है, ये चौथा शेल है, ये पांचवा शेल है, ठीक है, ओके। और ये मान लो यहाँ पे सिक्स उसका शेल है, ऐसे। यहाँ पे n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4, n इज इक्वल टू 5, डायग्राम ड्रॉ करिए, n इज इक्वल टू 6, ठीक, ओके। यहाँ पे देखिए, इसी शेल को आप नोटेशन भी दे सकते थे, जैसे कि आपको वर्ड्स में भी बोला था, आपके शेल क्या बोलते हैं इसको, के, उसके बाद में एल, ठीक है ना, उसके बाद में एम, एन, ओ, पी, इस तरीके से ये आगे बढ़ेगा, ठीक है, जैसे आपको पता, ये बोल चुके हैं, ओके। तो यहाँ पे ये जो फर्स्ट शेल है, इसकी एनर्जी होगी E1, इसकी होगी E2, इसकी होगी यहाँ पे E3, इसकी होगी यहाँ पे E4, इसकी होगी यहाँ पे E5 और इसकी होगी यहाँ पे E6। E1, E2, E3, E4, E5, E6, हर एक की अलग अलग होगी, ठीक है ना, क्योंकि n चेंज हो रहा है, और ऑब्वियस है कि E2 की ज्यादा होगी E1 से, E3 की ज्यादा होगी E2 से, E4 की ज्यादा होगी E3, E2 और E1 से, क्योंकि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, n बढ़ता है तो एनर्जी बढ़ती है, ये हम देख चुके हैं, ठीक है। मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि भूले नहीं आप बिल्कुल भी, ठीक, ओके। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो फॉर्मूला यूज किया है हमने, इस फॉर्मूले से हर एक जो n है, मतलब एनर्जी है, एनर्जी लेवल है, उस एनर्जी लेवल की एनर्जी कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, ठीक। सो एनर्जी कैलकुलेट करें, चलिए सबसे पहले E1 कैलकुलेट करें, फर्स्ट एनर्जी लेवल, जहां पे n इज इक्वल टू क्या है 1, E1, E1 इज इक्वल टू, E1 इज इक्वल टू कितना आएगा, देखो कैलकुलेट करोगे तो आपको आंसर मिलेगा, यहाँ पे RH की वैल्यू रखो 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, 1/1 हो जाएगा स्क्वायर, मतलब कितना आएगा 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आप इसको ले लो फिर, तो 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कितना होता है, माइ 13.6, 13.6 वोल्ट होता है, ये हम देख चुके हैं लास्ट इसमें फॉर्मूले में, कितना होता है 13.6, इसी की वैल्यू है, कन्वर्ट करिए, ठीक है, जूल्स टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 13.6 हमारे पास ये क्या है, वैल्यू है, तो 13.6 वैल्यू इसकी यहाँ पे रखो, तो ये आंसर जो आएगा वो कितना आएगा, देखो माइनस 13.6 1/n², n² हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट शेल है ना, फर्स्ट शेल के लिए कितना होगा, 1 का स्क्वायर होगा, कितना आएगा ये, ऑब्वियसली माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। E2 के लिए निकालें, E2 के लिए आप ऐसे ही निकालोगे फॉर्मूला रख के, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर है, तो ये 4 आएगा नीचे, और 13.6 को 4 से आप डिवाइड कर लोगे तो आपका आंसर जो आएगा वो माइनस आएगा यहाँ पे 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ऐसे आप E3 का निकाल लो, है ना, तो 9 डिवीजन हो जाएगा, है ना, 13.6 डिवाइडेड बाय 9 होगा, तो उसका आंसर आएगा माइनस यहाँ पे 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। E4 का निकाल रहा हूं मैं, E4 इज इक्वल टू फोर्थ शेल का, ये वाला n इज इक्वल टू 4, मतलब नीचे जाएगा 16, सो 13.6 को 16 से डिवाइड करोगे तो 0 पॉइंट में आंसर कुछ तो भी आएगा, ठीक है, तो माइनस ये आएगा 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, वैल्यू आपको याद रखनी है डायरेक्ट, ठीक। E5 इज इक्वल टू करेंगे तो 25 डिवीजन हो जाएगा 13.6 को, तो आंसर ये भी 0 पॉइंट में कुछ आएगा, एंड दैट विल बी 0.54 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली E6 का भी निकाल रहा हूं मैं, E6 इज इक्वल टू ये आएगा माइनस 0 पॉइंट आपका 38 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फॉर्मूला यही है और इसी के थ्रू आपको ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास वैल्यू आ गई माइनस 13.6 माइनस 3.4 माइनस 1.51 माइनस 0.85 माइनस 0.54 माइनस 0.38, ये वैल्यूज आ गए हमारे पास इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इससे आपको क्या पता चल रहा है बताओ, इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जैसे जैसे हम, ये n इज इक्वल टू 1 के लिए था ना, ये n इज इक्वल टू किसके लिए 1, ये n इज इक्वल टू किसके लिए है 2, ये n इज इक्वल टू किसके लिए है 3, ये n इज इक्वल टू किसके लिए है 4, ये n इज इक्वल टू किसके लिए है 5, और ये n इज इक्वल टू किसके लिए है 6। तो यहाँ पे n की वैल्यू बढ़ रही है, n की वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, यहाँ n की वैल्यू बढ़ रही है, तो एनर्जी की जो वैल्यू है यहाँ पे, इसको देखो एनर्जी की वैल्यू को, ये एनर्जी की वैल्यू भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। आप बोलोगे सर बढ़ी कैसे, है तो पॉइंट पॉइंट में आ रहा है, निगेटिव में आ रहा है ना, मतलब ये जीरो की तरफ जा रहा है, लेस निगेटिव मतलब मोर पॉजिटिव होता है ना, यस, बराबर। तो
ये रिलेशन फिट बैठ गया जो हमने देखा था, बराबर। चलो, तो ये आपको याद रखना है वैल्यूज को, दिस वैल्यू यू हैव टू रिमेंबर। ये हो गया हमारे पास एनर्जी कैसे कैलकुलेट करें, पर्टिकुलर एनर्जी, एक इलेक्ट्रॉन अगर किसी ऑर्बिट में प्रेजेंट है, किसी शेल में प्रेजेंट है, तो ऐसे निकालेंगे। चलो, अब यहाँ पे हम क्या करते थे, ये जो हमने एनर्जी निकाली है ना, फर्स्ट एनर्जी लेवल और सेकंड एनर्जी लेवल का, इनका गैप भी निकाल लेते साइमल्टेनियसली। तो n इज इक्वल टू 1 और n इज इक्वल टू 2 जो हमारा शेल है, ये दो शेल जो है, इनके बीच का एनर्जी गैप कितना है वो भी निकाल ले। तो इन दोनों के बीच का एनर्जी गैप क्या हो जाएगा, E2 माइनस E1, है ना, फाइनल माइनस इनिशियल। E2 माइनस क्या कर रहा हूं मैं, E1 कर रहा हूं, बराबर। ऑब्वियसली पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये क्या होगा, -3.4, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, है ना, माइनस इंटू माइनस 13 पॉइंट क्या होगा, 6, तो ये प्लस हो जाएगा ना। आंसर किस में आएगा, बराबर है, प्लस पॉजिटिव आएगा, एंड दैट विल बी 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना है, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अच्छा, अभी मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख रहा हूँ इसका, समझ में आया कैलकुलेट कैसे कर रहे हैं हम लोग। अभी मैं E3 और E2 के बीच का गैप बना रहा हूँ, ये वाला, राइट। सो E3 माइनस E2 इज इक्वल टू, ये कितना होगा वो कैलकुलेट करिए, वो आएगा आपका पॉजिटिव 1.89 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अब आप यहाँ पे E3, राइट, और E4 के बीच का गैप, E4 माइनस E3 दैट इज इक्वल टू, ये आएगा आपका आंसर 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 0.66 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब मैं यहाँ पे इसके आगे वाला, ये 4 और 5 के बीच का गैप, तो E5 माइनस E4, ये आएगा और कम होगा, दैट इज 0 पॉइंट कितना आएगा, 36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं, इसका भी आप कैलकुलेट करने के लिए कर सकते हैं, इससे ज्यादा आपको आता भी नहीं, 4-5 तक बहुत है। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये बताने के लिए, ट्रेंड बताने के लिए हम कैलकुलेट कर रहे हैं इसको, आप कर सकते हैं इसको, है ना, E5 माइनस, सॉरी E6 माइनस E5 कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। सो 0.54 में से 0.38 को क्या कर दो, माइनस कर दो, आपको आंसर आपका मिल जाएगा। ठीक, कोई डिफिकल्ट नहीं है। ठीक, ओके, डिफरेंस पॉजिटिव आएगा ना बेटा, ये कैलकुलेट करके दिया है तो फिर आप क्यों पूछते हो, समझ में नहीं आता मुझे। देखो ये E2 माइनस E1 किया ना हमने, फाइनल हायर माइनस लोअर करेंगे कि नहीं आप लोग, E2 माइनस E1 किया ना, E2 क्या है हमारा -3.4, E1 हमारा क्या है माइनस, यहाँ पे क्या है 13.6, कर लिया ना हमने यहाँ पे। ठीक, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, सो प्लस 13.6 माइनस 3.4 करोगे तो कितना आएगा, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा ना। वही सब कैलकुलेशन हर जगह पे यहाँ पे क्या है, अप्लीकेबल है, सेम कैलकुलेशन अप्लीकेबल है। हर एक कैलकुलेशन करते बैठेंगे तो बहुत टाइम निकल जाएगा इसमें। ठीक है, आप खुद इसको चेक कर लेना, क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है, वैल्यू जो आ रही है। तो मेरा कहने का मतलब यहाँ पे है कि जैसे जैसे हम गैप देख रहे हैं, अब देखो एनर्जी लेवल बढ़ता है, एन का वैल्यू बढ़ता है तो एनर्जी बढ़ रहा है, लेकिन जैसे जैसे हम एन का वैल्यू बढ़ रहा है तो गैप जो है, गैप गैप एनर्जी गैप जो है, एनर्जी गैप जो है, मतलब इसका एनर्जी गैप, इसका एनर्जी गैप, इसका एनर्जी गैप, इसका एनर्जी गैप और इसका एनर्जी गैप, वो कम हो रहा है, दैट इज डिक्रीजिंग। एनर्जी गैप जिसको मैं डेल्टा ई बोल रहा हूं, वो क्या हो रहा है, डिक्रीज। डेल्टा ई मतलब क्या, डेल्टा ई मतलब क्या, एनर्जी गैप, एनर्जी क्या गैप बिटवीन टू एडजेसेंट टू एडजेसेंट शेल्स या फिर ऑर्बिट। समझ में आ रहा है, सो दो एडजेसेंट शेल का, ठीक है, बीच का जो एनर्जी गैप है, वो एनर्जी गैप जैसे जैसे क्वांटम नंबर बढ़ रहा है, जैसे जैसे हम हायर जा रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ठीक है, समझ में आ रहा है, तो आपको याद रखना स्टेटमेंट कि as value of n increases energy also increases, right, but the energy gap decreases। एनर्जी गैप क्या होता है, डिक्रीजेस। ठीक है, स्टेटमेंट लिख लो यहाँ पे नीचे, इंपॉर्टेंट है, as the value of n increases energy increases but energy gap delta E decreases, एनर्जी गैप डेल्टा ई डिक्रीजेस, एनर्जी गैप डेल्टा ई क्या हो रहा है, डिक्रीजेस।
ठीक, ओके ओके, कैलकुलेट कर लिया 0.16। चलो इसका भी गैप ले लो, E6 माइनस E5 है ना, क्या आएगा यहाँ पे 54, 0.54 माइनस हो जाएगा 0.38, 0 पॉइंट कितना है 16, ठीक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट ले लें। चलो नोट कर लिया सब लोगों ने? गुड ना। इसी से रिलेटेड कोई और एक दो चीजें हैं जो मैं आपको पहले क्लियर कर दूं, ठीक है, और उसके बाद हम कैलकुलेशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। अच्छा, ये जो एनर्जी गैप हमने यहाँ पे लिया है डेल्टा ई, वो एनर्जी गैप को कैलकुलेट करने, कैसे कैलकुलेट किया जाए, ठीक है, तो ऐसे मत करना कि पहले E2 निकाल ले फिर E1 निकाल ले कितना है और उसके बीच का गैप निकाले, अलग अलग एटम के लिए अलग अलग हो सकता है, हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। वैसे करने के बजाय हमारे पास एक डायरेक्ट फॉर्मूला है जिसके थ्रू हम एनर्जी गैप को डायरेक्टली निकाल सकते हैं, राइट। सो एनर्जी गैप, एनर्जी गैप है ना, डेल्टा ई निकालना है हमें, ठीक है, फॉर्मूला बता रहा हूँ, डेल्टा ई इज इक्वल टू दैट इज E2 माइनस E1, राइट। अब यहाँ पे E2 माइनस E1 का मतलब जो है, आप वो दो और वन के बीच का डिफरेंस मत लीजिए, जो आपको दिया होगा शेल उसके हिसाब से ले चलिए, उसको मैं ये कर देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। ये मैं कर रहा हूँ इसको फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल कर रहा हूँ, ठीक है, ओके, इज इक्वल टू, यहाँ पे वैल्यू जो आएगी वो आएगा पहले हमारा रिडबर्ग कांस्टेंट, ठीक है, रिडबर्ग कांस्टेंट तो आपको पता ही है कितना होता है, इलेक्ट्रॉन वोल्टेज 13.6 होता है, या फिर आपको अगर लेना है जूल्स में तो वो 2 पॉइंट कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, वो भी चलेगा, आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पहले ले रहा हूँ जूल्स के हिसाब से, तो यहाँ पे मैं ले रहा हूँ माइनस 2 पॉइंट कितना 18 इंटू 10 to the power -18, ठीक है, ये आएगा जूल्स वाला ले रहा हूँ, ठीक है, इंटू 1/n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर, n फाइनल का स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल का स्क्वायर, ठीक है। अच्छा मैं इसको चेंज कर दूं, है ना, माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि आप बोलोगे सर डेल्टा ई तो आपने बोला था पॉजिटिव आता है, चलो पॉजिटिव ले रहा हूँ भाई, कोई इशू नहीं, डेल्टा ई पॉजिटिव लेता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है, तो ये हो जाएगा 2.18 इंटू 10 to the power -18, ये जूल्स में हम निकाल रहे हैं तो अभी मैं बार बार इसको यूनिट नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है, आंसर आपको जूल्स में आएगा। तो माइनस से जब मल्टीप्लाई करूंगा तो इस ब्रैकेट को मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है, तो होगा क्या, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो 1 अपॉन क्या होगा n इनिशियल का स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल का स्क्वायर, हो गया पॉजिटिव, ठीक है, कोई इशू नहीं है, डेल्टा ई पॉजिटिव आ गया भाई, ठीक। अब ये डेल्टा ई की वैल्यू ना, जब आप एक्चुअल कैलकुलेशन करोगे तो आपको साइन जो है वो चेंज होते हुए दिखेगा, कभी पॉजिटिव दिखेगा कभी निगेटिव दिखेगा, और यहाँ पे जो डेल्टा ई का साइन जो आए, एनर्जी तो आपकी पॉजिटिव ही होती है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो साइन चेंज होगा उससे आपको एक चीज पता चलेगी कि भाई एक्चुअल इलेक्ट्रॉन नीचे से ऊपर जा रहा है या ऊपर से नीचे जा रहा है, समझ में आ रहा है। मान लो अगर आपका डेल्टा ई का साइन जो आता है वो निगेटिव आ जाता है, तो इससे आप ये समझ लेना यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो हायर से लोअर में गया है, क्या गया है, हायर से लोअर, मतलब एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में गया है, ऐसे मान लेना, ठीक है। या फिर अगर ये डेल्टा ई जो आपका आया है, ये डेल्टा ई अगर पॉजिटिव आता है, इसका मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया और इलेक्ट्रॉन लोअर से कहा गया है हायर में गया है, समझ में आ रहा है, मतलब एक्साइटेड स्टेट में गया है, कहां से, ग्राउंड स्टेट से। कोई डाउट है इसमें? साइन बस क्या रिप्रेजेंट करेगा कि भाई इलेक्ट्रॉन गया कहां पे, कहां से कहां गया, हायर से लोअर गया, लोअर से हायर गया, ठीक है कि नहीं, समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ओके, तो समझो इसको, ये देखो मैंने एनर्जी लेवल बनाए हैं अलग अलग, ओके, और यहाँ पे ये 4 से आप जा रहे हो किसमें, 1 में, ये एक आपके पास है। दूसरा ये 3 से भी जा सकता है 1 में, 2 से भी जा सकता है 1 में, है ना, अलग अलग हमारे पास क्या हो सकते हैं, ट्रांजिशन जो है हमें देखने को मिल सकते हैं, बराबर है। 1 में 2 से भी जा सकता है, 3 से भी जा सकता है, ये यहाँ से गया 4 से गया 1 में,
3 से गया कहाँ पे 1 में, 2 से भी जा सकता है कहाँ पे 1 में, 5 से भी जा सकता था, 5 से भी जा सकता था किसमें 1 में, ठीक है, 6 से भी जा सकता है, कहाँ से जा सकता है 6 से भी जा सकता है कहाँ पे 1 में, बराबर है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, समझो यहाँ पे कि अगर इलेक्ट्रॉन कहीं भी हायर स्टेट में है, हायर एनर्जी लेवल में है, और वो वहां से जंप करके कहाँ पे आता है फर्स्ट में आता है, फर्स्ट में, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, इसी को हम क्या बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, क्या बोलते हैं ग्राउंड स्टेट, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन कहीं से भी कोई भी एक्साइटेड स्टेट, इनको सबको हम एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं, और ये क्या हमारा ग्राउंड स्टेट है। तो कहीं से भी एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन आता है कहीं से भी, और कहाँ पे आता है n=1 में। तो यहां से जब ऊपर से नीचे आएगा तो एनर्जी फेंकेगा कि नहीं, एनर्जी फेंकेगा, रिलीज करेगा। हायर से जब लोअर जाता है तो एनर्जी रिलीज करता है, ये हमें पता है, ठीक है ना। एनर्जी क्या करता है ये रिलीज करता है, ठीक। ओके, तो मेरा कहने का मतलब इसको समझो, बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर कहीं नहीं समझ में आता तो मुझे पूछ लो, ठीक। कहीं से भी हायर एनर्जी से अगर सबसे पहले n=1 में इलेक्ट्रॉन आता है, तो हायर से जब लोअर आएगा तो एनर्जी बाहर फेंकेगा, हमने देख चुके हैं, एनर्जी रिलीज करेगा, ठीक है। एनर्जी क्या करेगा ये रिलीज करेगा, ठीक है। और एनर्जी रिलीज करेगा तो किस फॉर्म में करेगा, यही एनर्जी रिलीज करे तो किस फॉर्म में करेगा, फोटोन के फॉर्म में। फोटोन के फॉर्म में मतलब किस में, लाइट के फॉर्म में। और लाइट मतलब क्या, इसका कुछ कलर होगा, इसका कुछ क्या होगा कलर होगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। या तो कलर हो सकता है, या फिर वो कोई कलरलेस रीजन, एक्स रे हो सकता है, गामा रे हो सकता है, उसमें भी ऑब्जर्व कर सकता है, लेकिन मोस्टली हम कलर की यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है, लाइट के फॉर्म में, बराबर। तो ये लाइट के फॉर्म में ऐसे रिलीज करेगा यहाँ पे। तो आप ये समझो, अगर कहीं से भी इलेक्ट्रॉन फर्स्ट एनर्जी लेवल में आता है, तो यहाँ पे जो अलग अलग टाइप के आपको, ये देखो इसका यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होगा अलग होगा, यहाँ पे रिलीज अलग होगा, यहाँ पे अलग होगा, यहाँ पे रिलीज अलग होगा, और यहाँ पे एनर्जी का रिलीज क्या होगा अलग होगा, क्योंकि गैप होगा ना, गैप के हिसाब से एनर्जी आपको मिलेगा, बराबर है। तो ये जो अलग अलग आपको क्या मिलेंगे, यहाँ पे अलग अलग लाइट्स मिलेंगे, बराबर है कि अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन मिलेंगे अलग वेवलेंथ के, बराबर है। तो ये जो आपको पूरा का पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक अलग अलग टाइप के लाइट मिलने वाले, इनको हम बोलते हैं बैंड। इसको हम क्या बोलते हैं बैंड, बैंड मिलते हैं मतलब ऐसे, बैंड मतलब अलग अलग कलर का होता है ना, ऐसे ऐसे ऐसे, बैंड बोलेंगे इसको, बैंड, राइट। या फिर इसी को हम बोलेंगे सीरीज, इसी को हम क्या बोलते हैं सीरीज। बेस्ट क्या होगा, इसको हम बोले सीरीज, बोले क्या बोले सीरीज। तो हमें ये सीरीज मिलेगी अलग अलग रेडिएशंस की, अलग अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, लाइट क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसकी क्या मिलेगी सीरीज मिलेगी। और इस सीरीज को हम बोलते हैं लाइमन सीरीज, याद रखना है आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको हम क्या बोलते हैं लाइमन सीरीज बोलते हैं, क्लियर हुआ, राइट। अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन कहीं से भी हायर एनर्जी से, कहीं से भी हायर एनर्जी से, जैसे मान लो 6 से आ गया 2 में, 5th से आ गया 2 में, राइट, 4th से आ गया 2 में, और 3 से आ गया 2 में, राइट। सो मतलब कहीं से भी हायर एनर्जी से अगर वो सेकंड शेल में आता है, किसमें आता है सेकंड शेल में आता है, तो यहाँ पे जो अलग अलग सीरीज आपको मिलेगी, इसको हम बोलते हैं बाल्मर सीरीज। इसको हम क्या बोलते हैं बाल्मर सीरीज। मैं सीरीज बता के आपको यहाँ पे फिनिश करने वाला हूँ, ठीक है, राइट। लाइन, ये जो यहाँ पे बैंड मिल रहा है, ये जो बैंड आपको मिलेंगे ना, ये देखो 6 से लेके 1 में आ रहा है, 5 से लेके 1 में आ रहा है, 4 से लेके 1 में आ रहा है, 3 से लेके 1 में इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और 2 से लेके 1 में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। तो जहां से इलेक्ट्रॉन आएगा उतना वो एनर्जी रिलीज करेगा, एनर्जी रिलीज अलग अलग होगा। 6 से लेके 1 में आएगा तो ज्यादा एनर्जी रिलीज होगा, 5 से लेके 1 में आएगा तो उससे कम होगा, 4 से अगर 1 में आया तो उससे कम होगा। और जितना एनर्जी वो रिलीज करेगा उसके हिसाब से उसका कलर होगा, या उसका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का वेवलेंथ होगा। उसको हम बोलते हैं सीरीज। अलग अलग वेवलेंथ की लाइट जो आपको मिलती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो मिलती है, उनको अगर आप एक जगह पे इकट्ठा कर लो तो उसको क्या बोलेंगे सीरीज। और वो सीरीज, क्योंकि सारे के सारे ये जंप हो रहा है कहाँ पे फर्स्ट स्टेट में, इसलिए इस सीरीज को हम बोलेंगे लाइमन सीरीज। क्या बोलेंगे लाइमन सीरीज, राइट। सो लाइमन सीरीज क्या है, इट इज नथिंग बट दी series of electromagnetic radiation that is obtained when electron jumps from higher energy level to the first energy level। समझ में आ रहा है, ठीक। अच्छा इसको नोट करो, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, नोट कर लो इसको, लाइमन सीरीज का मतलब क्या है, ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे समझ में नहीं आया।
लाइमन सीरीज का मतलब लिख लो, राइट। द series of electromagnetic radiations with different energies, right, obtained when electron jumps from higher energy level to first energy level, that is n is equal to 1। क्लियर हो गया लाइमन सीरीज। बाल्मर सीरीज का मतलब क्या होगा, जब इट इज अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ऑफ डिफरेंट एनर्जीज ऑब्टेन व्हेन इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम हायर एनर्जी लेवल टू द एनर्जी सेकंड एनर्जी लेवल, टू द क्या हो जाएगा सेकंड एनर्जी लेवल, दैट इज कॉल्ड एज बाल्मर सीरीज। सिमिलरली अगर इलेक्ट्रॉन कहीं हायर एनर्जी से कहां पे आता है, थर्ड में आता है, ये 2 में नहीं, थर्ड में आता है, जैसे 6 से आ गया 2 में, 3 में, 5 से आ गया 3 में, 4 से आ गया 3 में, तो यहाँ पे जो सीरीज बनता है उस सीरीज को हम बोलते हैं पास चेन सीरीज। पास चेन सीरीज, PASCHEN, पास चेन सीरीज, नोट कर लो इसको। इसको क्या बोलते हैं, पास चेन सीरीज बोलते हैं, ठीक। इसको क्या बोले हम, पास चेन सीरीज। ओके, तो यही पे हम क्या करते हैं, आज का क्लास जो है वो